आप रात में ख्वाब देखें और सुबह वो सच हो जाए, क्या ये मुमकिन है? बिल्कुल है। और ख्वाब में आपने देखा था कि आपकी तनख्वाह 5 लाख रुपए हो चुकी है। हालांकि जहां आप काम करते थे वहां 50,000 रुपए सैलरी थी। आप मोटरसाइकिल पर दफ्तर पहुंचते थे, लेकिन अब आपको लग्जरी कार मिल गई है। मजे की बात, आपको पेट्रोल भी नहीं डलवाना, वो भी आपको कंपनी देगी। यही नहीं, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और डिनर भी मिलेगा। घर भी कंपनी ने दे दिया, बच्चों की फीस की भी परवाह नहीं। अरे आपका बाल कटवाने से लेकर दाढ़ी बनवाने तक का खर्चा कंपनी उठा रही है। यूं समझे जिंदगी सुकून में आ गई। लेकिन भाई, कंपनी के बाहर इतना सुकून है तो कंपनी के अंदर क्या है? अंदर यहां आकर आपको ऐसा लगता है जैसे जन्नत में आ गए, जहां हूरे भी है। अरे काम की फिक्र छोड़िए, इधर आइए। आपकी एंजॉयमेंट के लिए स्विमिंग पूल है, आराम के लिए होटल जैसा लग्जरी रूम, खेलने का मन करे तो शतरंज से लेकर कैरम तक सब दस्तयाब है। कसरत करनी है तो उठाने का सामान भी मौजूद है। बॉस को छोड़िए, ये देखिए, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, सिनेमा हाउस, ऑडिटोरियम, लाइव सी फूड, कॉन्टिनेंटल मेन्यू, वेलकम और सी ऑफ करने के लिए वेल ड्रेस्ड गेस्ट रिलेशन ऑफिसर्स, पुरकशिश डेजिग्नेशन, शॉफर्स, घर के लिए कुक्स, गार्ड्स, उनकी वर्दियां और बहुत कुछ। इतना कुछ कि यहां आने के बाद आपका वापस घर जाने का दिल नहीं करता। मगर ये तो सुनते जाइए कि ये इदारा है कौन सा। वो जो 10 फ्लोर की इमारत में था मगर अब 2 फ्लोर में समा गया। हजारों लोगों को रोजगार दिया मगर बेरोजगारों की बददुआओं में आ गया। करोड़ों रुपए तनख्वाहें दी मगर बच्चों के दूध के पैसे भी न दे सका। रातों रात चैनल और मुल्क को नंबर 1 बनाने का दावा किया मगर -1 होकर 0 पर आ गया। जो टीवी मीडिया का नया दौर लाया था, पाकिस्तान का मुस्तकबिल संवारने आया था, जो हजारों कमाने वाले को लाखों और लाखों वाले को करोड़ों देने आया था, जिसने सहाफियों को पैसों में दिया तोल, तमाम चैनल्स ने मिलकर किया जिसका बोरिया बिस्तर गोल। आज कहानी है द राइज एंड फॉल ऑफ बोल। हमने छोटे ख्वाब कभी नहीं देखे। उस वक्त के भी ख्वाबों को सुनकर लोगों ने हमें पागल कहा था। 1 करोड़ रुपया महीना पैकेज था जो बोल टीवी ने मुझे और वसीम बारामी साहब को ऑफर किया। तो इदारे बड़े होते हैं, शख्सियत की अहमियत होती है, कुछ फैसले जिंदगी में बस करने होते हैं। प्रोग्राम आज कामरान खान के साथ आखिरी, अल्लाह हाफिज। इंटरव्यू जिन लोगों ने लिया ना, उनमें से एक शख्स भी, एक फर्द भी सहाफी नहीं था। आज पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल बोल है। जो आज बोल, जो कि टाइटैनिक की तरह लॉन्च हुआ था, वो टाइटैनिक डूब गया। किसी के असाइनमेंट बनाने पर किसी को प्रोड्यूसर बना दिया, कोई किसी के साथ बैठा हुआ है, वो लड़कियों से सेटिंग करा रहा है तो उसको डायरेक्टर बना दिया। तब तो बोल फिर ऐसे चल रहा था। ना तो कोई फकीर फाके से मरेगा और ना ही कोई अमीर फ्रस्ट्रेशन में हीरे से खुदकुशी करेगा। एग्जैक्ट बंद कर दो, बोल बंद कर दो, कुछ कर दो, मुझे सिर्फ एक लैपटॉप दे दो, मैं 1 साल के बाद ये चीजें दोबारा खड़ी कर दूंगा अकेला। जितने लोग बोल में शुएब साहब के साथ बैठते थे, मीटिंग्स में होते थे, उन सबने अपने अपने कारोबार किए हुए हैं। कैसे शुएब साहब को लूटते थे वो। अब नया ख्वाब है एग्जैक्ट बोल का, और वो हम पाकिस्तान को दुनिया का नंबर 1 मुल्क बनाएंगे 2036 से पहले। 2036 जहाज जो थे, देखें, वो सबमरीन भी बैठ सकते थे। वो सही है, जगह नहीं थी। जहाज बोल, कोई जहाज ना था, ना देना था। यहाँ तक कि उनके जो गेम्स होते थे जिनमें करोड़ों के लाखों के इनामात निकलते थे, वो भी प्लांटेड होते थे। 100 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट पाकिस्तान से कर देंगे अगले 2019 की बात की, 19 नहीं तो 20। हमारे बच्चों के दूध के पैसे नहीं है, हमें कर्जा दे दो, वो तक देने वाला कोई नहीं था। कभी शुभ सा बंदर तो हम बाहर रोड पे, कभी हम रोड पे बहुत सारे एम्प्लॉइज धरना दे रहे थे सैलरी के लिए। बाद में तो शुभ सा बंदर, शुएब साहब कहते थे उनको, हम चांद से हम DSNG लाइव ले सकते हैं? वो कहते थे जी शुएब साहब ले सकते हैं। और फिर आके हमसे कहते थे भाई लो, तो हम कैसे लेंगे, तुम वहां क्यों मुंह फाड़ कर आए ले सकते हैं। ऐसा भी एक आइडिया आया था कि हम लोग क्यों ना टिकटॉकर्स को न्यूज शो करवाएं। टिकटॉकर यूट्यूब पर आप चलाओ नहीं चलाओ। उसका ख्वाब था पाकिस्तान और अपने चैनल को नंबर 1 बनाना, उसमें काम करने वाले हर मुलाजिम को लग्जरी लाइफ देना। पता नहीं ये उसका ख्वाब था या वो आपको ये ख्वाब दिखा रहा था, जो कि इस मुल्क में कंपनी के मालिक से लेकर सियासतदान और डिक्टेटर करते आए हैं। ये ख्वाब इतना पुरकशिश था कि बाकी तमाम चैनल्स के बड़े बड़े प्राइम टाइम के एंकर्स भी ताबीर के लिए खिंचे चले आए। 1-2 नहीं, सबके सब। सोचिए क्या विजन होगा। उसके अल्फाज की चाशनी ही ऐसी थी कि वो बोलता था तो लोग यकीन करते थे। लगता था कि यही वो वक्त है जब सब बदल जाएगा और यही वो जगह है जहां से जिंदगी में तब्दीली आएगी। लोगों को फोमो होने लगा, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि अगर वो इस जगह पर हायर ना हुए तो वो बहुत पीछे रह जाएंगे। मेरा दिल नहीं कर रहा था, बल्कि मेरे ख्याल में तो उस वक्त पूरे पाकिस्तान के जितने भी साफी हैं, उन सबका दिल ये चाह रहा था हम किसी तरीके से बोल को ज्वाइन कर लें। अच्छा, बोल क्या जो उसका इतना नाम हुआ या बोल इस तरह पॉपुलर हुआ आने से पहले ही, उसके पीछे बाकायदा एक कामयाब हिकमत अमली थी। अखबारात में इश्तिहारात थे पूरे पेज के, और महंगे तरीन अखबारात जैसे डायमंड जंग के रेट सबसे ज्यादा होते, उनमें पूरे पेज के इश्तिहार दे रहे थे। वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट तो देखी होगी आपने, मगर शुएब शेख के दिल का हाल तो अल्लाह ही जानता है ना। क्या पता वाकई वो मुलाजिम दोस्त मालिक हो, क्योंकि बोल के ऑफर लेटर में कंपनी यार्ड, बीच हट, फ्री लॉन्ड्री, 5 स्टार खाने, जिम, स्विमिंग पूल, हत्ता के मिनरल वाटर भी दे रहे थे।
शुएब शेख का विजन सिर्फ जॉब्स नहीं था, वो पूरा लाइफ स्टाइल दे रहे थे। हैरत तो ये है कि उस दौर में किसी ने सवाल तक ना किया कि भाई इतनी तो बड़े से बड़े टीवी चैनल की इनकम नहीं, जितने एक्सपेंसेस आप कर रहे हैं, मगर पैसा चीज ही ऐसी है, उसके आगे सवाल करने की गुंजाइश ही नहीं बनती। अब हुआ ये कि शुएब शेख ने पनीर की शक्ल वाली एक स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग ऐसी जगह बनवाई जहां नजदीक ही मछेरे मछलियां पकड़ा करते थे। संगमरमर के इस मॉडर्न ताजमहल को गुलिस्तान का नाम दिया गया, जहां दिन रात रंग ही रंग थे। सेलिब्रिटीज, एंकर्स, आर्टिस्ट, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स सबके सब अपने 20-20, 25-25 साल पुराने इदारों को छोड़ कर आए, बोल की छतरी तले जमा होना शुरू हो गए। करते भी तो क्या, ऑफर ही ऐसी थी कि ना निकला। I'm going to make him an offer he can't refuse. बोल ने जो भी पैकेजेस साथियों के लिए मुतारिफ करवाए और जो सहूलतों का ऐलान किया था वो पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री में कभी किसी ने नहीं किया। किसका दिल नहीं चाह रहा था बोल जाने का, क्योंकि जिस लेवल पे ब्रांडिंग थी, हर रिक्शा, हर बस, हर गली, हर कोने पे बोल का लोगो लगा हुआ था, अखबारों में बड़े बड़े ऐड जाते थे। जब मैं बोल गया तो बड़ा अलग फील थी, क्योंकि उसकी बिल्डिंग ही पाकिस्तान में, मैंने कई न्यूज चैनल्स में काम किया, लेकिन आप कहते हैं ना कि इंटरेंस उसकी ऐसी थी, उसकी बिल्डिंग ऐसी थी कि देखकर दिल चाहता था बस वहीं रहे, क्योंकि मैंने तो कभी भी आज तक इतनी फैसिलिटीज सुनी ही नहीं, देखी ही नहीं जितनी बोल दे रहा था। वहाँ पे इवन ये कि पानी की बोतलें घर पे, जो वहाँ पे मुलाजमीन है उनके पानी की बोतलें घरों पे लग जाती थी। दफ्तर के अंदर ही जो ना वो हेयर कटिंग सैलून था, उसके बाद फेशियल भी कराएं, अपना मसाज भी कराएं, बाल भी कटवाएं, शेव भी बनवाएं। खाना कॉन्टिनेंटल लेवल का था, चाइनीज था, इंग्लिश, अजीब और गरीब, मतलब इतना मतलब लविश किस्म का माहौल था कि मतलब चकाचौंध वाली लाइफ थी कि साफी देख के ना, हर साफी जो ना, साफी आपको पता है कि मिडिल क्लास या गरीब तबके से ताल्लुक होता है उनका। एक चीज मेरे लिए हैरानकुन थी कि जो मेरा इंटरव्यू जिन लोगों ने लिया ना, उनमें से एक शख्स भी, एक फर्द भी सहाफी नहीं था। वो सारे कोई एग्जैक्ट के थे, कोई कहीं और के थे, कोई मार्केटिंग के थे, और वो मुझसे सहाफत पर बात कर रहे थे। पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री में जलजला आ गया था। दूसरे चैनल्स मालिकान सर पकड़कर बैठ गए थे कि उनकी दुकानें तो बंद हो जाएंगी, बाकी चैनल्स खाली होने लगे। अब लग रहा था कि पाकिस्तान में सिर्फ एक ही चैनल होगा, मीडिया का एक ही गॉडफादर होगा, और यहाँ काम करने वाला हर शख्स करोड़पति। 1 करोड़ रुपया महीना पैकेज था जो गोल्ड टीवी ने मुझे और वसीम बारामी साहब को ऑफर किया। पुराने इदारों को छोड़ते हुए आंसू तो आ रहे थे, मगर क्या कीजिए कि उधर से नोटों के बोरे भी तो दिखाए जा रहे थे। बहुत से मीडिया की पूरी दुनिया में ऐसे भी होता है। प्रोग्राम आज कामरान खान के साथ आखिरी अल्लाह उससे कहते रहे कि फैसला वापस लेना चाहिए, मैं ऐसा नहीं कर पाया। इदारे बड़े होते हैं, शख्सियात की क्या अहमियत होती है, कुछ फैसले जिंदगी में बस करने होते हैं। इतने बड़े बड़े नामों ने बोल्ड टीवी को ज्वाइन करना शुरू कर दिया। कामरान खान साहब, आसमा शिराजी साहिबा, इफ्तिखार अहमद, मुबशर लुकमान साहब, फिर बाद में डॉक्टर शाहिद मसूद भी चले गए, आमिर लियाकत साहब ने ज्वाइन किया। यूं जमा किया एक ही शाख पर सभी परिंदों को उसने कि सारे जंगल से चहचहाहट ही खत्म कर दी। फिर सोचा परिंदों को वापस लाने का सब सेठों एक दिन रेटिंग का कांटा तोड़कर बोले सब एक दूसरे का साथ देंगे, मिलकर इस शाख को ही काट देंगे। और शाख काटने का सुनहरी मौका भी हाथ लग ही गया। वो क्या था आगे बताता हूं, लेकिन अभी तो इस बिल्डिंग में मेला लग गया था। 2014 में हायरिंग का तूफान उमड़ा। बिग शॉट्स को आता देखकर आनंद फानंद 2300 बंदे ऑन बोर्ड हो गए। पेरोल करोड़ों से निकलकर अरबों तक जा पहुंचा। बाकी टीवी चैनल्स मालिकान हैरत के बुत बने ये सब देख रहे थे और दिल ही दिल में जल रहे थे। शायद सोच रहे होंगे कि जिस मुल्क में करोड़ों कमाना मुश्किल है, वहां ये अरबों का माहाना खर्चा कैसे पूरा कर रहा है। आपको बताया कि जी आपकी तनख्वाह होगी मिसाल के तौर पर 15 लाख, आपको ऑफर कीजिए हम आपको 15 लाख का पैकेज दे रहे हैं, लेकिन आपको कैश इन हैंड मिलता था 3 लाख या 4 लाख रुपए। बाकी वो बता देते कि जो हमने आपकी ये सहूलतें आपको फराहम करें, ये पैसे उसमें कर जाएंगे। तो वो इस तरीके से मामला था। अब इसमें अल्लाह जाने कि ये मामला भी हो कि टैक्स वालों का, टैक्स का जो लोग आपस करते हैं कि जी हम तो फला बंदे को 15 लाख दे रहे हैं तनख्वाह, तो हमारे 10 मुलाजिम हो गए तो ये 1.5 करोड़ रुपये बन गया, एक मिसाल है। लेकिन वो प्रैक्टिकली फिजिकली अगर आप देखें तो वो 30 लाख या 40 लाख रुपये सैलरी दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल में टैक्स वैक्स का भी कोई फड्डा चक्कर था उसमें, मतलब वो तो FBI वाले जाने और शुएब शेख साहब जाने। अभी भी इस वक्त भी जो पैकेजेस, जो भी चैनल्स हैं इस वक्त, वो पैकेजेस नहीं दे रहे जो बोलनी 2015 में 14 में दिए हैं, जिससे स्टार्ट किया था। और मकसद तो यही था कि इंडस्ट्री को बूम मिलेगा। लोग जो कैमरामैन 50,000 पे थे वो 2-2 लाख पे हायर हुए, उनको 2 लाख मिले भी, ऐसा है। लेकिन फिर वही नेगेटिव भी हुए, वही लोग फिर दुश्मन भी हुए क्योंकि बहुत अच्छा सैलरी भी नहीं मिली। ये मसाइल मेरे, मैं अगर आपको बताऊं, मेरे 18 माह की तनख्वाह तो मेरी भी नहीं मिली। वो बिल्डिंग भी किसी 5 स्टार होटल से कम न थी, और ऐसे अनबिलीवेबल पर्क्स एंड प्रिविलेजेस जो किसी मल्टीनेशनल ने भी कभी ना दिए होंगे। ऊपर से कम तनख्वाहों के डसे वेज बोर्ड के मारे मीडिया वालों ने इतनी इज्जत तो कभी ख्वाबों में भी नहीं देखी थी। मगर अब वो बोल वालाज बन चुके थे। हर शख्स को ख्वाहिश, मैंने बताया ना, सीवीओ को ढेर लगा होता था, और लेकिन चलती वहाँ 25 सिस्टम था उस वक्त भी। तो जो किसी की जान पहचान थी, जो ग्रुप्स के हेड थे, मुख्तलिफ टीमों के हेड थे, वो अपने जानने वालों को बुलाते थे। तो ये 25 सिस्टम तो वहाँ खुल्लम खुला चल रहा था। और कंट्रोल क्या एग्जैक्ट के हाथ में था?
एग्जैक्ट के हाथ में नहीं था। शोएब शेख साहब ने ऐसा किया था कि 8-10 टीमें बना दीजिए, इनपुट आउटपुट कंटेंट फलाना फलाना फलाना। तो वो उन सबके जो हेड थे बड़े सीनियर लोग थे मीडिया इंडस्ट्री के, तो उनको कहा था कि आप अपनी अपनी टीमें बना लो। तो उसके बाद वो कमान उनके हाथ में होती थी। HR में मेरे ख्याल में एग्जैक्ट का एक आध बंदा होगा, तो मेरे ख्याल में एग्जैक्ट के इतना उस वक्त मदाखलत नहीं थी जब प्रोफेशनल लोग 2015 की बात करें। लेकिन जब ये रिव्यू हुआ तो फिर तो टोटल एग्जैक्ट वालों के हाथ में था। सिर्फ आमिर और लियाकत साहब थे कि जिनकी चलती थी। समी साहब अपने प्रोग्राम में चला लेते थे अपनी, बाकी तो बोल अल्लाह वास्ते चल रहा था भाई। पर्सनल ख्वाहिशात पर चल रहा था, पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स पर चल रहा था। किसी के असाइनमेंट बनाने पर किसी को प्रोड्यूसर बना दिया, कोई किसी के साथ बैठा हुआ है वो लड़कियों से सेटिंग करा रहा है तो उसको डायरेक्टर बना दिया। तब तो बोल फिर ऐसे चल रहा था, और इसीलिए सैलरीज भी नहीं। और इसीलिए सेट कैसे मिलेंगे सैलरीज भाई? तो यही लोग जो हेड्स थे ये प्रोटेस्ट में हिस्सा लेते थे सैलरीज कैसे लेंगे हेड्स प्रोटेस्ट में हिस्सा? हेड्स तो इतने थे कि वो तो शोएब साहब से अपनी सैलरीज, यार आप ये देखें कि एक वक्त था कि रमजानों में हमने पूरे रमजान ट्रांसमिशंस करवाई और ईद से पहले हमें 10,000 रुपए दे दिए, सैलरीज नहीं आई। और किन किन की आ गई? हेड्स की सैलरीज आ गई। हेड्स ने जो उनके चाहिए थे एडिटर्स वगैरह उनकी सैलरीज दिलवा दी। और वो लोग जो मैं था और भी कितने लोग थे जिन्होंने रमजान पूरा बोल में गुजारा, सिर्फ 4 सहरियां और अफ्तार घर में किए, उनको ईद पर 10,000 पकड़ा दिए कि सैलरीज नहीं है। तो इतनी तो बेगैरती थी वहां पर। दुनिया का सबसे बड़ा मीडिया हेडक्वार्टर बोल पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल, 33 से ज्यादा स्टूडियोज, 2000 सहाफी और तज्जियाकार। एक अरसे तक तो ये चैनल बगैर एड्स के चला है। मैं मेरी ही आवाज से वो कि अभी हम इश्तिहारात नहीं देना चाहते। उस वक्त तकरीबन 5,000 एम्प्लॉइज थे हमारे पास। एक सेटअप था बोल ट्रांसलेशन, उसमें बोल 11 जबानों में डब होता था। उसमें 600 वॉइस ओवर आर्टिस्ट थे कराची में, एक ही बिल्डिंग में 600 वॉइस ओवर आर्टिस्ट। वैसे अगर मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो बोल वाकई दुनिया का नंबर 1 चैनल बन चुका था। पूरा पाकिस्तान बोल की एडवर्टाइजिंग से रेड एंड व्हाइट हो चुका था। जिस चैनल का सूरज अभी तुलू भी ना हुआ था, उसकी शफक ऐसी फैल चुकी थी कि बाकी सब ही चैनल्स उसमें कहीं छुप गए थे। हर तरफ बोल के इश्तिहारात थे। वैन में बैठे स्कूल के बच्चों से लेकर रिक्शों में सफर करती हाउसवाइफ तक हर कोई बोल का लोगो सामने पा रहा था। वो अभी आया नहीं था मगर सब पहले ही उसे जानते थे। सामने नहीं था मगर सब उसे देख रहे थे। अब एक एक करके तमाम चैनल्स खाली होते चले गए। यूं लगा जैसे सबकी दुकानें बंद होने लगी हैं। ऐसा बरात से लोगों ने अपने वर्कर्स की सैलरी नहीं बढ़ाई थी, कम तनख्वाहें दे रहे थे, फैसिलिटीज ना होने के बराबर थी। और फिर जो माहौल है, अभी मीडिया से आपका भी ताल्लुक, आपको पता है क्या किस किस्म के हालात चलते हैं चैनल्स में, तनख्वाहें वक्त पे नहीं देते। लेकिन जब चैनल्स खाली होना शुरू हुए तो फिर उन्होंने सर जोड़े कि ये हमारे लिए तो एक अदाब है, हमें चैनल चलाना मुश्किल हो जाता है क्योंकि हमारे तो टॉप रेटिंग एंकर्स भी जा रहे हैं और अच्छी जो रील कटी करने वाले, जो काम करने वाले, जो कैमरा पे नहीं आते, पस मंजर में होते हैं, वो लोग भी छोड़ के जा रहे हैं, अच्छे प्रोफेशनल लोग। तो फिर उन्होंने ऑफर दी, उनको तनख्वाहें बढ़ाई, उनको रोकने की कोशिश की। जो रुक गए तो रुक गए, जो नहीं रुके बोल में आ गए। सबको लग रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है, मगर 2015 के मई में चैनल की लॉन्चिंग से ठीक 1 महीने पहले अचानक धमाका हो गया। और ये धमाका हुआ था न्यूयॉर्क से। डिक्लेन वॉश की न्यूयॉर्क टाइम्स में छपने वाली इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी बोल और मीडिया वर्कर्स के लिए एटमी धमाके से बढ़कर खतरनाक साबित हुई। न्यूयॉर्क टाइम्स के सीरीज ऑफ आर्टिकल ने एग्जैक्ट और बोल की एम्पायर ताश के पत्तों की तरह पखेर दी। इल्जाम था कि बोल को पालने वाली मदर कंपनी एग्जैक्ट जाली यूनिवर्सिटीज के जरिए पूरी दुनिया में लाखों फेक डिग्रियां बेच रही है। ये बिल्कुल वैसे ही था जैसे कोई रॉकेट खला में जाने से पहले ही तबाह हो जाए। जो दुनिया की 16 जबानों में करोड़ों नाजरीन को खबर देने के लिए अभी आ ही रहा था, इससे पहले खुद एक खबर बन गया था। पाकिस्तानी चैनल्स दिन रात बोल के खिलाफ ब्रेकिंग न्यूज और ट्रांसमिशंस चला रहे थे, नित नई खबरें और सबूत खोद कर ला रहे थे। जियो, एक्सप्रेस, ये तो कंफर्म थे कि ये लोग मुलव्विस है साजिश में, इसको बंद करवाने में। उस वक्त की जो हमें टॉप मैनेजमेंट ने जो हमें बोल के बताया, जो करता थे, उन्होंने बताया कि ये लोग थे। फिर वो न्यूयॉर्क वाला जो आर्टिकल है वो इशू बनाया, उसके रिपोर्टर को यहाँ बुलवाया, डेक्लन वॉश को, वो पूरी एक कहानी बनाई और फिर रातों रात जो है वो एग्जैक्ट पे छापा मारा, सामान उठा के ले गए। साजिशों की हद तक चैनल और उसमें जाने वालों का मजाक उड़ाया जा रहा था। वैसे शोएब शेख भी बातों का जवाब जरा मुश्किल से ही दे पा रहे थे। आपकी टीवी में पहली दफा ये चीज चली जिसमें उन्होंने कहा जी हमें मिल गए डॉक्यूमेंट। ऐसा लग रहा था जैसे एयर में करने गया इंक्वायरी, FIA करने गई थी ना इंक्वायरी। तो सवाल तो ये भी बनता है कि बाद में इतना उछलने वाले पाकिस्तानी मीडिया चैनल्स ने ये स्टोरी खुद क्यों ना की, पहला पत्थर खुद क्यों ना फेंका। समझ तो गए होंगे आप। असल में हम लोग वैसे का मजबूर कौम जो ना, हम मुतासिर होते हैं अंग्रेजों से। अंग्रेज जो बात कहते हैं ना वो सच है, उससे फौरन मुतासिर हो जाते हैं। अब डेक्लन वॉश ने न्यूयॉर्क टाइम में एक स्टोरी छापी, भले वो कुछ नहीं है उस स्टोरी में, लेकिन तासुर ये गया कि यार ये तो कोई बहुत बड़ा
जो ना गैंग है को बहुत बड़ा स्कैंडल है और पाकिस्तान की बहुत बड़ी बदनामी हुई है। ये 20 साल से ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, ये कोई छुपा हुआ कोई अड्डा तो नहीं था ना, ये हजारों लोग काम कर रहे हैं। कराची के डिफेंस के इलाके में ये सबसे बड़ा दफ्तर है जिसके में ये लोग काम कर रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान में कोई इदारा, कोई डिपार्टमेंट, कोई जो था उसको इसके बारे में कोई शक था? ये जाली डिग्री को एक इशू बनाया गया खामखा। जो जिस किस्म की यहाँ पे कॉलेज या यूनिवर्सिटी बना के ये लोग ऑनलाइन एजुकेशन वाला मामला था, ये तो यूरोप में और अमेरिका में आम है, बरतानिया में आम है। वहाँ पे आप अगर आप मतलब साफत करना चाह रहे हो या कोई और किसी डिग्री लेना चाहते हो किसी और शोबे के अंदर, तो वहाँ पे आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, फीस भरेंगे, आपको डिग्री मिल जाएगी। उसमें कौन सी बात है कि वो जाली हो गई? अगर खुदा ना खास्ता अगर इल्जामात सही साबित हो जाते हैं तो फिर आप इस ग्रुप को छोड़ देंगे या फिर भी इसके साथ ही काम करते रहेंगे? बिल्कुल छोड़ देंगे। आप उस इल्जाम में उनके साथ हैं? नहीं भाई, अगर इल्जाम में साथ होते तो क्या ये आपके चैनल का भी इल्जाम है? क्या ये आपका भी इल्जाम है? मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि आपका गलत बात है। नसीम साहब बोलना जी वेल रिसर्च। और फिर जिस तेजी से परिंदे बोल आए थे उसी तेजी से एक एक करके बोलिस्तान से कूच करने लगे। मैं उसको डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन मुझे अफसोस है पूरे के पूरे सहाफियों पर और पूरे के पूरे दानिशवरों पर। भारी भरकम एंकर्स तो निकल गए मगर छोटे सहाफी पीछे फंस गए। मीडिया चैनल्स ने उन पर वापसी के दरवाजे भी बंद कर दिए। उधर बोल में तनख्वाहें ना मिलने पर एहतजाज शुरू हो गए। शोएब शेख साहब तो चले गए जेल में। अच्छा, वहाँ कोई सिस्टम नहीं था। अच्छा, आप यहाँ पर फर्क समझेंगे, जब सिस्टम किसी इदारे में नहीं हुआ ना तो फिर एक शख्स से चले जाने से वो पूरी निजाम जो है ना जमी बोस हो जाता है। तो शेख साहब ने वहाँ सिस्टम कोई नहीं बनाया था कि अगर मैं नहीं हूँ तो इस तरीके से ये चीज ऑटोमेटिक चलती रहे। बोल मीडिया है, एक चैनल है, उसका कोई ताल्लुक नहीं है एग्जैक्ट से। यहाँ पे 2500-3000 मुलाजमीन है, वो काम कर रहे हैं, तो उसका हमें काम करने से हमें क्यों आप लोग परेशान करोगे? आप चैनल बंद करने के पीछे क्यों पड़ेगा? तो यहाँ से फिर हमने एक एहतजाज का सिलसिला शुरू किया, वो बढ़ते बढ़ते पूरे मुल्क में चला गया। वजीर आजम, चीफ जस्टिस, हमारे वजीर आला सैयद मुराद अली शाह और तमाम जितने हुक्काम बाला खुदा के लिए वो काम करे और बोल के मुलाजमीन को उनकी 5 माहों की तनख्वाहें अदा की जाए। आपने किस तरह यार वाई पे 60 लाख निकलवाए? ठीक है, अपने यहाँ पे आपने औरों के खाए, आप झूठ बोल रहे हैं यार। रिकॉर्ड में आपने झूठ बोला है, यहाँ पे आप झूठ बोल रहे हैं। आपका लाइफस्टाइल कैसा रहा? पहले से भी ज्यादा कंगाल। पिछले 5 महीने से बोल के मुलाजमीन को इन्होंने तनख्वाहें नहीं लाहौर जाने के लिए मेरे पास रेंट के पैसे और मुझे बिना नोटिस के जवाब मुझे कहते निकलती है सिक्योरिटी गार्ड को बुला। इस तरीके से मुझे कैसे उन्होंने निकाला? शोएब शेख के क्लेम्स ऊपर सुने थे ना, अगर उनमें से कोई पूरा हुआ हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। सवाल ये है कि शोएब शेख था कौन? पोलो कोएल्हो का अल्केमिस्ट या फिर मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का हर्षद मेहता? शोएब भी मिडिल क्लास से उठकर दुनिया बदलने निकला था। उसके लिए पैसा, पावर और मीडिया ही सब कुछ था। वो भी मिट्टी को सोना बनाते बनाते अपना सब कुछ मिट्टी में मिला गया। मगर कौन था वो? एक बड़े बोल वाला नार्सिसिस्ट या रेवोल्यूशनिस्ट? जानने के लिए हमें मार्बल से बनी इस लाल सफेद बिल्डिंग और इसमें मौजूद जगमग करती एलईडी स्क्रीन्स, लिफ्ट और तमकते फ्लोर्स के थोड़े पीछे जाना होगा। नहीं, इससे पहले डिफेंस के लिफ्ट नहीं, बल्कि सदर के इलाके जुबली की तंग और तारीक गलियों में। शोएब शेख एक कैफियत का नाम है। शोएब शेख की पैदाइश ढाका फॉल से चंद माह पहले कराची में हुई। छोटी हाइट का बड़े ख्वाब देखने वाला गूल मटोल सा लड़का था। 4 बहनों का इकलौता भाई, मगर बला का सिद्दी। उसका एक ही ख्वाब था, दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना। कितने की है? 45 लाख। ने कुछ एडवांस लिया है? दिया है जुबान। गाड़ी दुबई से सीधी मेरे घर पे आई, 55 लाख दूंगा। 45 गाड़ी की और 10 तुम्हारी दुकान। उनके वालिद बशीर अहमद शेख सिंध हाई कोर्ट के वकील थे। शोएब शेख स्विमिंग और चेस के शौकीन थे और यही 2 क्वालिटीज लाइफ में आगे उनके काम आने वाली थी। गवर्नमेंट कॉलेज से इंटर करने के बाद शोएब शेख ने 97 में IBA से मार्केटिंग में MBA किया। अगले ही साल 10 से भी कम लोगों के साथ एक कमरे में बैठकर एग्जैक्ट की बुनियाद रखी। ये वो दौर था जब टेक्नोलॉजी की दुनिया में याहू छाया हुआ था और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के 2 दोस्त अभी गूगल बनाने का सोच रहे थे। एग्जैक्ट की वेबसाइट के मुताबिक मुख्तसर अरसे में यह हैरत अंगेज तौर पर दुनिया की लीडिंग IT कंपनी बन चुकी थी। इसका कारोबार 6 बर्रे आजमों के 1300 शहरों में फैला हुआ था और उसके मुलाजमीन की तादाद 45,000 थी। इस दावे की बुनियाद क्या थी, यह आज तक मुअम्मा है। एग्जैक्ट के मुताबिक उसके 10 बिजनेस यूनिट्स थे जो दुनिया भर में 40 मिलियन कस्टमर्स को 23 वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स फरोख्त करते थे। सवाल तो यह भी है कि एक गैराज में शुरू होने वाली कंपनी मुल्क की किसी प्राइवेट सेक्टर फर्म से चंद बरसों में कई गुना आगे कैसे निकल गई। इस ख्वाब को ताबीर करने के लिए 1 लाख एग्जैक्टियंस चाहिए। सेल करने वाला चाहिए हमको। सेल क्या करना था ये नहीं पता भैया, और ना सामने बैठे किसी ने सवाल उठाया या जवाब पहले से पता था सबको। एग्जैक्ट खुद को $20 अरब नेटवर्थ कंपनी कहती थी जिसकी ग्लोबल ईयरली सेल्स $13 अरब थी।
न जाने इस दावे की क्या बुनियाद थी, क्योंकि उस दौर में स्टॉक एक्सचेंज पर 600 के करीब कंपनियां थी जिनकी मालियत कुल मिलाकर 70 अरब डॉलर से ज्यादा नहीं थी। भेद जानने के लिए सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन का रिकॉर्ड छाना गया तो पता चला कि एग्जैक्ट 2006 में रजिस्टर्ड हुई और उसका पेड अप कैपिटल सिर्फ 60 लाख रुपए था। 2014 में जब एग्जैक्ट पाकिस्तान से 85% यानी 355 मिलियन डॉलर आईटी एक्सपोर्ट करने का दावा कर रही थी, उस साल कंपनी ने सिर्फ 19 लाख रुपए टैक्स दिया था। अब सहाफी अहमद नूरानी की रिसर्च देखिए। ये कहते हैं कि 2014 में शोएब शेख ने सिर्फ 26 रुपए टैक्स अदा किया, यानी उनकी आमदन 4 लाख के करीब थी, जिसमें सबसे कम सिर्फ 5% टैक्स आयद हुआ। लेकिन ये भेद 2015 में खुला जब खबरों में यह दावा किया गया कि एग्जैक्ट का असल काम तो दुनिया भर में जाली डिग्री बेचना था। अमेरिका, मशरिक वस्ता, एशिया, अफ्रीका, दावा किया गया कि कौन सी जगह नहीं थी जहां उनकी फेक यूनिवर्सिटीज नहीं पहुंची। उनके 1/3 क्लाइंट्स तो सिर्फ अमेरिका से थे। समझो डॉलर्स की बरसात हो रही थी। इल्जाम यह भी लगाया गया कि अगर एक बार कोई जाली डिग्री खरीद लेता तो उसे वेरिफिकेशन फीस और कानूनी एक्शन से बचाव के बहाने लूटा जाता था। एग्जैक्ट में बैठे सेल्स एजेंट कभी खुद को FBI ऑफिशियल बताते तो कभी यूनिवर्सिटी का लीगल ऑफिसर। इल्जाम था कि 3000 बरतानवी बाशिंदों ने जाली डिग्रियां खरीदी। कनाडा के नेशनल ब्रॉडकास्टर ने कनाडा में जाली डिग्रियों का इंकशाफ किया। We've uncovered more than 800 Canadians who could have fake degrees from hundreds of fake online schools. A sales agent working out of this exact office in Islamabad a number of years ago. Oh, you did your first time online? Where did you do it? ये फेक डिग्रियां कुछ लोग जानबूझकर खरीदते और कुछ वाकई ऑनलाइन एजुकेशन समझकर फंस जाते हैं। बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स, म्यांमार के फाइनेंस मिनिस्टर, हत्ता के ये भी बहस छिड़ी कि बोल के लिए काम करने वाले डॉक्टर आमिर लियाकत ने भी यहीं से डिग्री खरीदी थी। मैंने कोई एतराफ नहीं किया था, मैंने मुझे बताया था कि मेरे नाम से गलत आ रही है खबर और ये मेरे से कोई ताल्लुक नहीं। इल्जाम यह था कि एग्जैक्ट 300 फर्जी वेबसाइट्स के जरिए जाली डिप्लोमा देकर असली डॉलर्स बटोर रही है। कहा गया कि आखिरी बरस कंपनी ने 90 मिलियन डॉलर्स कमाए। समझ रहे हैं ना, बोल के सारे खर्चे कहां से आ रहे थे। तो जैसे ही न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर आई, शरीफ सरकार हरकत में आई। उस वक्त के वजीर दाखिला चौधरी निसार और DG FIA शाहिद हयात फुल फॉर्म में आ गए। शोएब शेख और बोल के मीडिया ट्रायल के बाद एक सियासी और कानूनी जंग शुरू हुई। एग्जैक्ट और बोल के कराची और इस्लामाबाद ऑफिस सील करके FIA ने छापे मारने शुरू कर दिए। शोएब समेत 30 मुलाजमीन गिरफ्तार हुए। केसेस की एक लंबी लिस्ट थी जिनमें जाली डिग्रियों का गेम, फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग और ना जाने क्या क्या शामिल था। 700 टेराबाइट डेटा जब्त करके पूरी कंपनी का सिस्टम सील कर दिया गया। 10 लाख से ज्यादा ब्लैंक सर्टिफिकेट्स मिलने का दावा किया गया। कंपनी के सारे अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए। एग्जैक्ट के साथ साथ बोल का सारा सेटअप भी बैठ गया। पैमरा ने लाइसेंस मुअत्तल करके केबल ऑपरेटर्स को बोल ना दिखाने की हिदायत जारी कर दी। 17 डेज में इंशाल्लाह हम अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके कोर्ट में देंगे। मैं भी इसी लालच में गया कि यार मुझे यहाँ से कुछ 4 गुना ज्यादा पैसे मिल रहे हैं तो मुझे मैं क्यों ना ज्वाइन करूँ। लेकिन वो 1.5 महीने का था, वो तो मैंने आपको बताया ना, मई के अंदर, मार्च में ज्वाइन किया, मई के एंड में ये कहानी हो गई थी। तो मार्च की आधी सैलरी मिली थी और अप्रैल की पूरी सैलरी मिली थी। मई की सैलरी भी नहीं मिली। मेरी आज भी 17 महीने की सैलरी बोल के ऊपर बाकी है। मगर फिर हुआ यह कि 2016 में शोएब शेख को बेल मिली और उन्होंने चुपके से 19 दिन में ही चैनल लॉन्च कर दिया। कुछ बड़े एंकर्स अब भी उनके साथ थे। यहां से शुरू हुआ बोल का मज़ाहमती दौर। वो खुद को नंबर 1 चैनल कहकर तमाम चैनल्स और एंकर्स की धज्जियां उड़ाने लगे। सबसे बड़ा न्यूज चैनल। मुझे ये पता है कि उनको इर्द गिर्द जो लोग मिले उन्होंने प्रॉब्लम्स किए और उन्होंने बहुत, मीडिया के भी बहुत सारे लोग थे उसमें जिन्होंने बहुत बड़े-बड़े पैकेज भी लिए हुए थे अपने। बाद में खबर में दावा किया गया कि जज ने रिश्वत लेकर शोएब शेख को रिहा किया था और इसी बुनियाद पर एक और मुकदमा शुरू हो गया। नहीं, ऐसी बात नहीं, मतलब जज को रिश्वत दे के मतलब आप बाहर आ जाइए, बड़ी बात हुई यार, ऐसा नहीं होता। नेशनल लेवल पे, आप डिस्ट्रिक्ट लेवल के या छोटे जगह सिटी कोर्ट या सेशन कोर्ट के लेवल पे तो चलो रिश्वत को हम तस्वीर कर सकते हैं, लेकिन हाई लेवल पे मतलब रिश्वत, मतलब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के लेवल पे आप किसी को रिश्वत देके आप बाहर आ रहे हो। जियो ने खबर छापी थी। जियो तो क्या कुछ नहीं छापता, जियो ने तो बहुत कुछ छापा था बोल के खिलाफ और एग्जैक्ट के खिलाफ। क्या हुआ? एग्जैक्ट आज भी चल रहा है, बोल आज भी चल रहा है। 2017 में एग्जैक्ट के वाइस प्रेसिडेंट उमैर हामिद को अमेरिका में डिप्लोमा मिल केस के अंदर 21 माह की सजा हुई। फ्रॉड के इल्जाम पर $53 लाख जमा कराने का कहा गया। उधर इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने शोएब की बेल कैंसिल करके ट्रायल शुरू कर दिया। शोएब शेख समेत 22 अफराद को 20 साल सजा हुई। उसके बाद भी कभी कस्टम और कभी FBI के छापे पड़ते रहे। शोएब शेख कभी अंदर और कभी बाहर आते जाते रहे, कभी जज छोड़ जाते, कभी प्रोसिक्यूटर, यूं ये सांप सीढ़ी का खेल चलता रहा। शोएब शेख गिरफ्तार है। शोएब शेख को इस्लामाबाद एयरपोर्ट से हिरासत में लिया। शोएब शेख को जमानत मंजूरी के बाद रिहा कर दिया गया। तो बोल का सफर बहुत ही वो रोलर कोस्टर टाइप का सफर था। कभी अप तो कभी डाउन, कभी शोएब साहब अंदर तो हम बाहर रोड पे, कभी हम रोड पे बहुत सारे एम्प्लॉइज धरना दे रहे थे सैलरी के लिए, बाद में तो शोएब साहब अंदर।
तो कहीं ना कहीं इन एंड आउट वहां पे ऐसा चल रहा था कि रोलर कोस्टर था। फाइनली शोएब शेख को रिहा कर दिया गया, लेकिन अब कभी पैमरा की हिदायत पर चैनल बंद कर दिया जाता तो कभी खोल दिया जाता, और फिर एक रोज आमिर लियाकत भी एंकर्स और सियासतदानों की पगड़ियां उछालते उछालते बोल को खुदा हाफिज कह गए। शायद उन्हें जरा देर से अंदाजा हुआ कि अब मजीद ऐसे नहीं चलेगा। बोल का दौर उनके कैरियर का लोएस्ट पॉइंट साबित हुआ। मैं हूं आमिर लियाकत हुसैन, ऐसे नहीं चलेगा। अलविदा। पीबीए पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन एक तंजीम है मीडिया मालिकाना की, उन लोगों ने इश्तिहार दिया, उन्होंने कहा कि जिस चैनल से बोल नहीं कहता वो वापस आ जाए, उसको उसी नौकरी पर बहाल किया जाए। तो लोग गए, वापस गए, काम किया, उसी तनख्वाह पे काम, वापस गए, काम किया, ज्वाइन किया। जो नहीं जाना चाहे उन्होंने नहीं गए। अब शोएब शेख का एक और मसला था, वो एक कंट्रोल फ्रीक और माइक्रो मैनेजर थे। हर काम खुद करना चाहते थे, स्क्रीन पर जुमले लिखने से लेकर प्रोग्राम का टाइटल डिसाइड करने तक। जेल में जाके मैं खुद शेख साहब से 2-3 मुलाकातें हुई मेरी, जब टेलिक चला रहे थे तब मिलते थे। वो कहते थे कि मेरे से आप सब छीन लो, मेरे सारे असास से छीन लो, मुझे मतलब फुटपाथ पे लाके बैठा दो, एग्जिट बंद कर दो, बोल बंद कर दो, कुछ कर दो, मुझे सिर्फ एक लैपटॉप दे दो, मैं 1 साल के बाद ये चीजें दोबारा खड़ी कर दूंगा अपनी अकेला। शोएब साहब एज अ पर्सन वो खुद एक कमाल आदमी है, वो खुद एक बहुत ही एनर्जेटिक और बहुत पॉजिटिव इंसान है। लेकिन होता क्या है कि कभी कभी आपको या आपके सेलेक्ट हुई टीम जो है या उनके मशवरे वो ऐसे होते हैं कि जो आपको मना भी करने चाहिए। जितने लोग बोल में शोएब साहब के साथ बैठते थे, मीटिंग्स में होते थे, उन सब ने अपने अपने कारोबार किए हुए हैं। कैसे शोएब साहब को लूटते थे वो, शोएब साहब से जितने पैसे होते थे, जितने का बजट होता था उससे डबल लेते थे वो लोग, चोरियां करते थे, खांचे मारते थे, 2 नंबरियां करते थे। और आज कोई एक वो इतने पैसे उन लोगों ने कमा लिए कि जब उनको निकाला गया तो कोई अपना कार का शोरूम खोलकर बैठ गया, किसी ने अपना सॉफ्टवेयर हाउस खोल लिया, हर किसी ने बिजनेस किया है। ये जितने भी हेड्स थे सारे ने बिजनेस किया है, क्योंकि सब पैसा कमा रहे थे। इनकी सैलरीज टाइम पे थी, इनको पैसे मिल जाते थे, और सैलरीज भी 10-10 लाख रुपए। 10 रुपए का बंदा नहीं है और सैलरी 10 लाख रुपए। और फिर जो नीचे वाले होते थे उनके पास जो थे वो अपने बच्चों के दूध के पैसे भी नहीं थे। मैंने एक टाइम ऐसा देखा है कि बोल में लोग रो रहे थे, उधार मांग रहे थे कि हमें हमारे बच्चों के दूध के पैसे नहीं है, हमें कर्जा दे दो, वो तक देने वाला कोई नहीं था। और बोल के मुलाजमीन को उनकी 5 माहों की तनख्वाह अदा की जाए। हम लोग बिल्कुल गुर्बत में आ चुके हैं, हमारे पास कोई और पुराने हाल नहीं है कि हम यहाँ पर बैठ के एहतजाज करें। फिर चैनल का कंट्रोल भी उन्होंने ऐसे लोगों के हाथ में दे दिया था जो मीडिया में स्ट्रेंजर्स थे। वो तो बस यस सर कहना जानते थे, और इसी बात की उन्हें लंबी चौड़ी तनख्वाहें मिला करती थी। सहाफियों की इस इदारे में कोई इज्जत ना थी। शोएब शेख ने एडिटोरियल कंट्रोल सहाफियों से छीनकर अपने हाथ में ले लिया था। ऐसे अफसरों की एक फौज थी जो पूरी रात दरबारियों की तरह स्क्रीनों के सामने हाजिर रहते, शोएब शेख के हर गलत फैसले को सही कहते। उस दौर में कभी नौजवानों को एक साथ भर्ती किया जाता और फिर कभी एक साथ फारिग कर दिया जाता। उनको पता ही नहीं था कि न्यूज और प्रोग्राम में फर्क क्या है। शोएब साहब कहते थे उनको, हम चांद से हम DSNG लाइव ले सकते हैं? वो कहते थे जी शोएब साहब ले सकते हैं। और फिर आके हमसे कहते थे भाई लो, अब तो हम कैसे लेंगे, तुम वहां क्यों मुंह फाड़ कर ले सकते हैं। जब अजहर अब्बास साहब, कामरान खान साहब, जब ये बड़े बड़े मीडिया के लोग और अपना वादा करके पीछे हटे, और बहुत सारे इनके साथ राइटर्स, प्रोड्यूसर्स, इनके क्योंकि पूरी टीम लाए थे सब, जब ये वादा करके या उन हालात को देख के वो हट गए पीछे, तो शोएब साहब ने कहा कि अब मेरे ही जो बंदे हैं, जो एग्जैक्ट के हैं, जो लीडर्स हैं, वो ही टेक केयर करेंगे इसकी, क्योंकि वो मेरे बंदे हैं, वो पीछे नहीं हटेंगे, वो हर हाल में रहेंगे। ये एक अच्छा स्टेप भी था, ये अपने भरोसे के लोगों को उन्होंने आगे रखा। लेकिन ये बुरा स्टेप क्यों था? क्योंकि जिनको आगे गया था उनको मीडिया का पता ही नहीं था। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। एक थे कोई एग्जैक्टियन न्यूज कंट्रोलर, तो वो खड़े हुए थे, मैं भी वहीं खड़ा हुआ था, और एक नॉन लीनियर एडिटर NLE वो बैठा हुआ था। तो बुलेटिन चलना था, तो उससे पहले वो रेंडर करना था, उन्हें एक्सपोर्ट करना था। तो NLE ने उन कंट्रोलर न्यूज से पूछा कि भाई ये जो न्यूज है इस पे फुटेज लगा दूं या स्टिल? तो न्यूज कंट्रोलर ने पता क्या बोला, का स्टिल किसे कहते हैं। ऐसा भी एक आइडिया आया था कि हम लोग क्यों ना टिकटॉकर्स को न्यूज शो करवाएं। टिकटॉकर्स आया था एक आइडिया, नहीं एग्जैक्टियंस ने कहा हाँ कि टिकटॉकर को न्यूज पे बिठा देते हैं, और नजीर लगारी बैठे होंगे, फैसल अजीज खान बैठे होंगे, और सामने टिकटॉकर भी होगी, और उस टिकटॉकर से बात करेंगे। सो ये एक बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स तो है ही नहीं है, ये तो कुछ और है, आउट ऑफ द वर्ल्ड एक बात है ना, कि आप एक टिकटॉकर से जो सिर्फ रील बना रही है उससे आप कैसे बात करोगे कि मुल्क में क्या हालात हैं। उससे आप पूछो हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन है, शायद उसको भी नहीं पता होगा। तो इस तरह के आइडियाज भी आते थे अचानक से, कुछ भी, क्योंकि वहां कोई निजाम ही नहीं था ना, किसी को पता नहीं क्या करना है, तो सब कुछ आप प्रोग्राम प्रोडक्शन हेड को ही बोलेंगे। मैंने उनसे कहा कि मुझे रिपोर्टर्स चाहिए, वॉक्स पॉप्स करने, तो कह रहे वॉक्स पॉप्स क्या होता है। आप ये समझ लें कि जितनी ज्यादा फैसिलिटीज बोल में थी, फैसिलिटीज जिसको देख के इंसान खुश हो जाए, उससे ज्यादा शर्मनाक जो था उनका वर्क का जो समझे स्ट्रक्चर था, वर्क फ्लो था, क्योंकि कोई भी वहां पर वो सारे हेडलेस थे। लोगों को गाड़ियां और जहाज इनाम में देने के सब्ज बाग दिखाए जाते थे, सादा से आवाम रक्षे भर भर कर प्रोग्राम में शरीक होते, और फिर उस पर इतनी हिमाकतें सरजद हुई कि उस पर एक अलग डॉक्यूमेंट्री बनती है। जहाज जो थे देखें, वो सबमरीन भी बैठ सकते थे, वो
सही है, जवानी थी जहाज बोल कोई जहाज ना था ना देना था। यहाँ तक कि उनके जो गेम्स होते थे जिनमें करोड़ों के लाखों के इनामात निकलते थे वो भी प्लांटेड होते थे कि किसी को बुला लिया काम आपको 50,000 दे देंगे और शो ये करेंगे कि 10 लाख का इनाम निकला। अब लाजमी सी बात है कि रैंडम बंदा है, वो कह रहा है बस मैंने यहाँ करेक्ट करना है कि मैं जीत गया हूँ, मुझे 50,000 मिल गए तो 50 लाख मिल गए और हकीकत में मुझे 50,000 मिल गए तो क्या बुराई है। तो वो आता था और ये करके चला जाता था, अपने ही लोग होते थे। शुएब शेख को ना मार्केटिंग बेस्ट आती है, जिस तरीके से वो मार्केटिंग कर सकते हैं ना। उन्होंने देखे आप बोल के आने से पहले सबका दिल चाहा था मैं बोल में आ जाऊं, ये उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी। जो नाम लकी ड्रॉ में होता था वो खुद ही बंदा पीछे बैठ के नाम लिख देता था। तो बोल की एक एंकर थी सुमैया रिजवान, तो उसने गलती से उन्हीं का नाम डाल के चला दिया और सुमैया रिजवान विनर हो गई। बाद में पता चला कि हमारी एंकर का ही नाम है सुमैया रिजवान। खैर फिर हुआ ये कि आखिरी दौर में इमरान खान की जरूरत से ज्यादा हिमायत महंगी पड़ गई। यूं 2023 में चैनल ही उनके हाथ से निकल गया, मगर इस चैनल की वजह से बनने वाली मुकद्दमात आज भी शुएब शेख के साथ जुड़े हुए हैं। वो कानों के कच्चे हैं थोड़े, पहली चीज मुझे लगी। दूसरा वो थोड़ा शायद देर से पहचानते हैं। कुछ ऐसे लोग थे करीब के जो उनके करीब के नहीं थे, मुझे ऐसा लगता है। शायद ये भी एक बहुत बड़ी वजह है जो आज बोल जो कि एक टाइटैनिक की तरह लॉन्च हुआ था वो टाइटैनिक डूब गया। शुएब शेख ने वो सब बेचा जिसका लोग ख्वाब देखते थे, डिग्री, लाइफस्टाइल, फ्यूचर। बस ये ख्वाब इतना ओवर द टॉप निकला कि नाइटमेयर बन गया। सवाल सिर्फ ये नहीं कि काम जाली था या नहीं, सवाल तो ये भी है कि उसे रोका क्यों ना गया, जो मुल्क की बदनामी का सबब बना। ऐसा नहीं है कि शुएब शेख ने कमा लिया बोल से, शुएब शेख ने अपना अरबों रुपया लगा दिया बोल पे, जिसका कोई रिटर्न नहीं मिला। शुएब भी इसी सोसाइटी का हिस्सा था जहां ईमानदारी, सिस्टम और सच का कोई गुजर नहीं है। मगर शायद बोल वक्त पर लॉन्च हो जाता तो आज हम ये